हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की एक बेहतरीन क्लास लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि पिछले कुछ समय से मुझको समय नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं लगातार क्लासेस नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। लेकिन जब भी मुझको समय मिल रहा है, मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। तो आज उत्तर प्रदेश जीएस के संबंध में हम आपसे बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की। इस क्लास से आपको डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि आपको जहाँ तक मुझको भी याद आ रहा है कि जब मैंने उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश के जीएस को पढ़ाना शुरू किया था, तो उस क्रम में सर्वप्रथम मैंने 2 ऐसी क्लासेस ली थी जिसमें मैंने आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ाया था। खासकर उत्तर प्रदेश का जो संक्षिप्त विवरण है उसके संबंध में मैंने आपसे चर्चा की थी। फिर उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि चूंकि अगर लगातार हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उतनी इन्फॉर्मेशन हमको याद भी नहीं रहेगी और क्लासेस भी बोरिंग हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने बीच में एक विस्तृत टॉपिक डाला था जिसकी मैंने 3 क्लासें ली थी, जिसमें आपको मैंने वहाँ पे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संबंध में, उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में आपसे मैंने वहाँ पे चर्चा की थी। तो जब दूसरा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया था तो उसके बाद एक पुनः क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की है। और ये ऐसी क्लास होगी कि आपको विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इस क्लास की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले मैंने इसमें एक टॉपिक लिया है नियुक्तियों की। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं या मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम थे, तो इस तरीके के प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। और लास्ट में मैंने एक टॉपिक लिया है कि नदियों के तटवर्ती नगर उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर हैं, वह किन नदियों के किनारे स्थित है, इसके संबंध में भी एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं और आपकी विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। इसके संबंध में आपको याद रखना कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इनके संबंध में आपको याद रखना है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट प्रश्न आपसे बनेगा। अच्छा, गोविंद बल्लभ पंत के संबंध में एक प्रश्न और बनता है कि जो आपकी गोविंद बल्लभ पंत एक जलाशय है, यानी कि एक मानव निर्मित झील है, उसके संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह कहाँ स्थित है। तब आपको याद रखना है कि सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जो कि एक कृत्रिम झील है, वह स्थित है। फिर आता है प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आपके गोविंद बल्लभ पंत हुए। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में सबको पता होगा कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो कि 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। फिर अगर प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपके आ जाते हैं चौधरी नारायण सिंह। अगर आपसे उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री के संबंध में पूछ लिया जाए तो हमारा जवाब हो जाएगा चौधरी नारायण सिंह। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं आपसे बात करूं तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होगा कि श्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, 2 जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और यदि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो चौधरी नारायण सिंह हो जाएंगे। फिर आपका आता है राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी से आपसे 2 तरीके के प्रश्न बनेंगे। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, और साथ ही साथ भारत के किसी भी राज्य की यदि आपसे प्रथम महिला मुख्यमंत्री के संबंध में पूछा जाएगा तो वह सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ये बात आपको याद रखनी। फिर आपसे पूछेगा राज्य में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई है। तब आपको याद रखना है कि राज्य में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री हुई, जो कि आपकी प्रथम थी श्रीमती सुचेता कृपलानी और दूसरी है आपकी सुश्री मायावती। इसके संबंध में आपको याद रखना। फिर लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री, 2 तरीके के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। एक आपसे ये पूछा जाएगा कि लगातार सर्वाधिक समय पर पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री, और दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री। तो दोनों का आंसर आपका एक नहीं होगा, बल्कि दोनों के जवाब अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तब आपको याद रखना कि वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी सर्वाधिक समय तक लगातार पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसी क्रम में यदि आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती रही हैं, जो कितनी बार, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो वही प्रश्न आगे मैंने लिया भी है। सीएम कौन से होगा, योगी आदित्यनाथ, जो कि 21वें नंबर के सीएम है। सर्वाधिक समय तक अपने पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना खास नहीं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में उठा ले, तो आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री यानी कि सबसे कम उम्र में कौन मुख्यमंत्री बना था।
तो अखिलेश यादव, आपको क्या याद रखना, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। फिर वही बात आ गई, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती, सुश्री मायावती सर्वाधिक बार, कितनी बार, 4 बार मुख्यमंत्री रही। फिर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में खासकर यूपी पीसीएस, यूपी आरओ की जो परीक्षा आ रही दिसंबर में लगी है, उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। अगर उत्तर प्रदेश जीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के संबंध में प्रश्न बना तो यह एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, और उसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। तब आपको क्या याद रखना है, चौधरी चरण सिंह, आपको याद रखना है कि 2 लोग ऐसे हैं, कौन कौन से, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। या 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में भी कार्य, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कौन कौन है, चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह, जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद आता है आपका राज्य की प्रथम राज्यपाल। राज्य की अगर प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू है। और इनसे 2 तरीके के प्रश्न आपसे, सरोजिनी नायडू के संबंध में 2 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल, तब भी आपका जवाब सरोजिनी नायडू होगा। दूसरा प्रश्न आपसे इस तरीके से बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, और उसके साथ साथ भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तब आपका जवाब सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यदि आपसे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो हमारा जवाब सुचेता कृपलानी होगा, और वह उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री है। और दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा, भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो वह सरोजिनी नायडू है। और इसके संबंध में दूसरा प्रश्न बनेगा कि यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी है। फिर आता है सर्वाधिक बार राज्यपाल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में उठ सकता है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है। तो आपको याद रखना है श्री मोहम्मद कुरैशी, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी। आपको क्या याद रखना है, श्री मोहम्मद शफी अहमद कुरैशी और बीएल जोशी, बीएल जोशी का पूरा नाम था ब्रजलाल जोशी। यह दोनों लोग 2-2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और इसी क्रम में अगर मैं वर्तमान राज्यपाल की बात करूं तो आपको पता होगा कि वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि कहाँ की निवासी हैं, गुजरात की निवासी। फिर आपका आता है स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, विधान परिषद, आपको याद रखना विधान परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आपका जो विधानसभा होता है जो उसके सदस्य चुने जाते हैं उसको एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो इस संबंध में याद रखना है, मैं यहाँ पे बात विधान परिषद की कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो इनका नाम क्या था, श्री चंद्रभाल। आपको क्या याद रखना है कि श्री चंद्रभाल जो थे वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको रिकॉल कराऊं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सीटें 100 हैं। अच्छा, इसी क्रम में अगर एक फैक्ट मैं आपको और याद दिला दूं, जैसे प्रदेश में विधान परिषद होता है उसी तरीके से जो आपकी संसदीय प्रणाली है, यानी कि यदि हम संघ की बात करें, यूनियन की बात करें, तो वहां पर राज्यसभा होती है। तो राज्यसभा का सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसमें भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमती वेंकैया नायडू जी हैं। तो वही वेंकैया नायडू मेरे मुंह से निकल गया, वेंकैया नायडू पहले थे, इस समय जो है हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। कौन है, श्री जगदीप धनखड़। मैं चूंकि श्री जो वेंकैया नायडू थे वह इनसे जगदीप धनखड़ से पहले थे, इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति की बात की जाए, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं और वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। अगर स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम आपसे विधान परिषद सभापति पूछा जाए तो श्री चंद्रभाल है। और यदि उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधान परिषद के सभापति पूछ लिया जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसके सभापति कौन है, तब आपको याद रखना है कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। प्रश्न आपसे बन सकता है स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था। जिस तरीके से यहाँ विधानसभा है उस तरीके से आपकी संघ में लोकसभा होती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तब आपको याद रखना है पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो है वह आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी क्रम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तब आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना जी है। कौन है, सतीश महाना। ये बात आपको याद रखनी। फिर आपका आता है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना। ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष बने, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष
बने थे। कौन? श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी। आपको क्या याद रखना है कि श्री आत्माराम गोविंद खेर व केसरीनाथ त्रिपाठी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहे। कितनी बार? 3 बार ये अध्यक्ष बने थे। फिर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के विषय मैंने आपको बता ही दिया कि सतीश महाना। फिर विधानसभा अध्यक्ष व सीएम, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के ऐसी कौन कौन सी महानुभूतियां हैं जो जिन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया है और उसके साथ साथ वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो इसके संबंध में आपको याद रखना है कि श्रीपति मिश्र व बनारसी दास, श्रीपति मिश्र व बनारसी दास दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिन्होंने आपका उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है और उसके साथ साथ बाद में वह उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। कौन कौन? श्रीपति मिश्र व बनारसी दास। फिर आता है आपका प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यदि आपसे इलाहाबाद, अगर उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? श्री वाल्टर मॉर्गन। क्या जवाब हो जाएगा? श्री वाल्टर मॉर्गन, जो कि 1866 से 1871 तक, क्योंकि 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, तो श्री वाल्टर मॉर्गन, चूंकि उस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो वाल्टर मॉर्गन जो है वह आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। अगर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह परिवर्तन अभी हुआ फरवरी 2024 में, जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो कौन है? अरुण भंसाली, न्यायाधीश अरुण भंसाली। आपको क्या याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो खासकर आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायाधीश श्री अरुण भंसाली जी हैं और जिनकी नियुक्ति फरवरी 2024 में हुई है। आपको याद रखना है। इनसे पहले कौन थे? न्यायमूर्ति उनका नाम था प्रीतिंकर दिवाकर। इनसे पहले जो अरुण भंसाली से पहले थे न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर थे। लेकिन अगर वर्तमान आपसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस के विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो अरुण भंसाली है। इसको आपको याद रखना है, प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। फिर आपका आता है प्रथम लोकायुक्त। अगर आपसे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्रथम लोकायुक्त थे श्री विशंभर दयाल। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बना और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। यहाँ से प्रश्न उठ जाता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन है? आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो वो है विशंभर दयाल और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा है। फिर अगर वर्तमान लोकायुक्त की बात की जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त श्री संजय मिश्रा है। कौन है? श्री संजय मिश्रा। फिर आता है प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता। ये प्रश्न अभी तक मैंने किसी परीक्षा में नहीं देखा। वर्तमान महाधिवक्ता के विषय में तो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन प्रथम महाधिवक्ता के विषय में अभी तक प्रश्न मैंने कहीं नहीं देखा है। लेकिन मुझको यह जानकारी इंपॉर्टेंट लगी थी, इसलिए मैंने ले ली और आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन है? पंडित कन्हैयालाल मिश्र। कौन है? पंडित कन्हैयालाल मिश्र, जिनका कार्यकाल 1952 से 1969 तक रहा। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन हो गए? पंडित कन्हैयालाल मिश्र, जिनका कार्यकाल 1952 से 1969 तक रहा। अच्छा, एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको लोकायुक्त के संबंध में बता दे रहा हूँ कि जो लोकायुक्त होते हैं इनका कार्यकाल के संबंध में कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके कार्यकाल के संबंध में याद रखना है कि लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। फिर अगर वर्तमान महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता की बात की जाए तो राघवेंद्र सिंह। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है उत्तर प्रदेश के? राघवेंद्र सिंह। फिर उत्तर प्रदेश राज्य महिला, महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ये होता है और हो सकता है आगामी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठ जाए। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो श्रीमती बिमला बाथम है। कौन है? श्रीमती बिमला बाथम। तो यह कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नियुक्तियों के संबंध में थी और यहाँ से आपकी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगर आपको एक क्लास तैयार है तो मेरे हिसाब से इससे बाहर आपसे प्रश्न नियुक्तियों के संबंध में नहीं बनेंगे। उसके बाद जो मैंने दूसरा टॉपिक लिया है नदियों के तटवर्ती नगर, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है जो कम से कम 50 बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। जैसे यदि आपसे बात की जाए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, तो सर्वाधिक सबसे पहले बिजनौर। आपको याद रखना गंगा नदी किनारे बिजनौर होगा, क्योंकि बिजनौर से ही आपका जो बिजनौर शहर है वहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर आपका आ गया मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? हापुड़ में, हापुड़ जनपद में गढ़मुक्तेश्वर शहर है और किसके किनारे है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, गंगा नदी किनारे। फिर आपका आता है नरोरा। तो नरोरा इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, नरोरा जो कि बुलंदशहर जनपद में स्थित है। यहाँ पे जो है आपका उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र परमाणु संयंत्र स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र स्थित है वह नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। तो यहाँ से चूंकि यह इंपॉर्टेंट
आपका शहर है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका फतेहगढ़, फतेहगढ़ जो कि फर्रुखाबाद जनपद में है, गंगा नदी के किनारे। कानपुर सबको पता है, प्रयागराज सबको पता है, वाराणसी। कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, ये 3 ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं और ये लगभग सभी को पता है, तो हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न ना उठाए। फिर आपका आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाजीपुर, अगर मिर्जापुर के संबंध में मैं आपको याद दिलाऊं तो मिर्जापुर तो आपका इसी के किनारे है। मिर्जापुर आपका गंगा नदी के किनारे, लेकिन एक शहर है हमीरपुर, तो हमीरपुर बेतवा या यमुना नदी के किनारे, उसके संबंध में भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो गंगा के किनारे आपका बिजनौर हो गया, मेरठ हो गया, गढ़मुक्तेश्वर जो कि हापुड़ में है, नरोरा जो कि बुलंदशहर में है, फतेहगढ़ जो कि आपका फर्रुखाबाद में है, फिर आपका कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मिर्जापुर हो गया, वाराणसी हो गया, फिर आपका गाजीपुर हो गया, और फिर शेरपुर। शेरपुर शेरपुर शहर है जो कि बलिया जनपद में, कहाँ है, बलिया जनपद में। फिर अगर यमुना नदी किनारे की आपसे बात की जाए तो बागपत, वृंदावन, मथुरा। तो वृंदावन, मथुरा और आगरा, ये 3 बिल्कुल कॉमन है, सबको पता है। वृंदावन, मथुरा और आगरा यमुना नदी किनारे हैं, या सबको पता है, इसलिए एग्जामिनर बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ से प्रश्न उठाए। प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि बागपत किसके किनारे स्थित, तो बागपत आपका यमुना नदी के किनारे स्थित। इटावा, कालपी और हमीरपुर, देखो यहाँ हमीरपुर आ गया, तो हमीरपुर के संबंध में आपको याद रखना है हमीरपुर ऐसा शहर है जो आपका यमुना नदी के साथ साथ बेतवा नदी भी वहां है, तो यमुना व बेतवा नदी के किनारे स्थित है हमीरपुर। आपका हमीरपुर हो गया, फिर आपका कौशाम्बी और प्रयागराज। तो यमुना नदी किनारे आपका बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। फिर आपका आता है रामगंगा। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 2 ही शहर है ऐसे महत्वपूर्ण, 2 ऐसे शहर हैं जिनसे प्रश्न आपसे बन सकता है, चूंकि 2 है तो यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना ज्यादा रहेगी। कौन कौन से, मुरादाबाद और बरेली। मुरादाबाद और बरेली 2 ऐसे शहर हैं जो किस नदी के किनारे स्थित हैं, रामगंगा नदी के किनारे स्थित हैं। फिर गोमती, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन गोमती रहा है, कई बार लखनऊ पूछा है और कई बार जौनपुर के संबंध में पूछा है, तो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर ऐसे 3 महत्वपूर्ण शहर हैं जो किस नदी के किनारे स्थित हैं, गोमती नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी किनारे आपको एकमात्र शहर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को याद रखना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, राप्ती व रोहिणी नदी के संग कम से कम हजारों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वहां पे आपको ऑप्शन में हमेशा राप्ती नदी मिला है। कौन सा, राप्ती नदी। लेकिन आपको याद रखना है कि गोरखपुर राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है, तो यदि कहीं आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, वहां पर राप्ती ना देकर रोहिणी नदी दिया हो, तब आपका जवाब रोहिणी हो जाएगा। तो आपका गोरखपुर शहर राप्ती व रोहिणी दोनों नदियों के किनारे पर स्थित है। फिर केन, केन नदी के किनारे आपका बांदा। बांदा के विषय में आपको याद रखना है कि यह केन नदी के किनारे पर स्थित है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लेकिन आपको याद रखना। फिर ये महत्वपूर्ण है कि चित्रकूट, जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट के संबंध में आपको याद रखना कि यह पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। पयस्विनी या मंदाकिनी आपको ऑप्शन में मिलेगा, चित्रकूट। प्रतापगढ़, बहुत महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे स्थित है। सोनभद्र आपका सोन नदी के किनारे हो गया, सोनभद्र आपका सोन नदी के किनारे, और साथ ही साथ कनहर नदी भी है। हाँ, कनहर नदी है, कनहर नदी है, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन हाँ कनहर नदी वहां पे है, आपको याद रखना है। फिर आपका आता है हिंडन, तो हिंडन नदी किनारे आपको याद रखना कि मेरठ व गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, और यहाँ पे आपको नोएडा भी लिखा, गौतम बुद्ध नगर भी लिखा जा सकता है, नोएडा भी लिखा जा सकता है। आपको याद रखना है कि मेरठ, गाजियाबाद और आपका साथ साथ नोएडा किसके किनारे, हिंडन नदी किनारे। फिर आपका काली नदी किनारे आपका आ जाएगा कासगंज शहर। कासगंज शहर के संबंध में आपको क्या याद रखना है, या कासगंज शहर जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, काली नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की इस क्लास में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी, एक जगह में थोड़ा कंफ्यूज हुआ, जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र में सोन नदी किनारे तो है ही है, साथ साथ कनहर नदी भी वहां पे है, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन शायद मेरे दिमाग से कुछ स्लिप हो रहा है, लेकिन हाँ कनहर नदी वहां पे है, ऐसा तो लगभग मैं श्योर हूँ। तो फिलहाल ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की क्लास थी, जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में आपकी सहायता करेगी, और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।